मेरे बच्चों गुड मॉर्निंग। मेरे यूट्यूब चैनल बेला स्टडी में आपका स्वागत है। आप सब प्यारे बच्चे कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। थोड़ा बिजी होने की वजह से आपकी वीडियो क्लास में रेगुलर अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, पर अब आपकी जो वीडियो क्लास है वो रेगुलर अपलोड होगी। आज की वीडियो क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 और क्लास 12 के सिलेबस के बारे में। आप सबको ये पता ही है कि आपका जो सिलेबस है वो 30% कम हो चुका है कोविड-19 की वजह से। ठीक है, आपका सिलेबस 30% लेस कर दिया गया है। ठीक, क्योंकि आपकी जो क्लासेज हैं वो रेगुलर नहीं चल पा रही हैं। ठीक है, आपके स्कूल भी नहीं ओपन हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से आपका जो सिलेबस है वो 30% कम हो गया है। तो आज की वीडियो क्लास में हम यही देखने वाले हैं कि आपको 2020 और 2021 में यानी इस साल आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है, वो हम इस वीडियो क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्लास 11 का सिलेबस देख लेते हैं कि आपको कौन कौन से हेडिंग्स, कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो अब आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्लास 12 का भी सिलेबस देखेंगे। ठीक, तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम आपका क्लास 11 का सिलेबस देख लेते हैं। ठीक है, तो क्लास 11 की आपकी जो पहली इकाई है सजीव जगत की विविधता। ठीक है, इसमें से आपका जो पहला चैप्टर है, इस इकाई का जो पहला चैप्टर है सजीव जगत। ठीक, जिसमें हम जीवों के बारे में पढ़ते थे। ठीक, उनका वर्गीकरण क्यों करते हैं, ये सब हेडिंग आपकी, मतलब ये आपका चैप्टर अभी चल भी रहा है, इस टाइम ख़त्म हो चुका है। तो इसमें से आपको जो हेडिंग पढ़नी है, ठीक है, वो आपको वर्गीकी एवं वर्गीकरण विज्ञान अब नहीं पढ़ना है। वर्गीकी के अध्ययन हेतु साधन, ठीक है, जैसे आपका म्यूजियम हो गया, हर्बेरियम हो गया, ठीक है, और प्राणी पार्क हो गया, पादप उद्यान हो गए, अब आपको ये सब हेडिंग नहीं पढ़नी है। ठीक है, जो मतलब सजीवों के अध्ययन के जो साधन हैं कि आप कहाँ कहाँ से उनके अध्ययन कर सकते हैं, वो अध्ययन के साधन अब आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये तीन कहते हैं, ये पूरा टॉपिक अब लेस कर दिया गया है, ये अब आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है सजीव जगत से। ठीक है, उसके बाद अब आपका वनस्पति जगत। ठीक, इकाई ए का जो तीसरा चैप्टर था वनस्पति जगत, इसमें आपको एंजियोस्पर्मी, ठीक है, इसमें आपको एंजियोस्पर्मी 3 से 5 प्रमुख एवं विभेदीकारक लक्षण एवं प्रत्येक के कम से कम 2 उदाहरण, एंजियोस्पर्म वर्ग तथा वर्ग तक वर्गीकरण विशेष लक्षण एवं उदाहरण अब आपको नहीं पढ़ना है। ये हेडिंग भी पूरी तरह से वनस्पति जगत से हटा दी गई है। ये पूरी हेडिंग वनस्पति जगत से हटा दी गई है। ठीक है, अब हम इकाई 2 की तरफ चलते हैं, जंतुओं और पौधों की संरचनात्मक संगठना। इसमें से आपका पुष्पी पौधों की शारीरिकी, इकाई 2 का जो पहला चैप्टर था पुष्पी पौधों की शारीरिकी, इसमें से शारीरिकी एवं रूपांतरण, ठीक है, ये हमें नहीं पढ़ना है। ठीक, कांटे किस में बदल जाते हैं, पत्तियां किस किस चीज़ में बदल जाती हैं, जड़ हमारे किस में बदल जाते हैं, ये जो इन पौधों की शारीरिकी एवं रूपांतरण था, अब आपको ये नहीं पढ़ना है। ठीक है, फिर अगला हमारा है इकाई 2 का ही जो दूसरा चैप्टर है पुष्पी पौधों की आकारिकी से है। पुष्पी पौधों की शारीरिकी से शारीरिकी एवं रूपांतरण ये पूरी तरह से हटा दिया गया ये हेडिंग। इकाई 2 का जो दूसरा चैप्टर है पुष्पी पौधों की आकारिकी से, ठीक है, इसमें आपके पुष्पी पादपों की विभिन्न भागों जैसे जड़, तना, पत्ती, फल और बीज की आकारिकी एवं कार्य, ठीक है, ये पूरी तरह से हटा दिया गया है। अब आपको ये नहीं पढ़ना है, ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है आपको। बच्चों, आपको इसमें से कोई चैप्टर लेस नहीं किया गया है, बस कुछ हेडिंग है जो हटा दी गई हैं, तो इसको आप ना अपने बुक में टिक लगा लीजिएगा कि कौन कौन सी हेडिंग में आपको नहीं पढ़नी है, इससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इकाई 2 का जो तीसरा चैप्टर है जंतुओं की संरचनात्मक संरचना, इसमें आपको अब कॉकरोच के बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, ठीक, इसमें आपको कॉकरोच के बारे में पढ़ना था, ये थोड़ा लेंदी हो जाता था, तो वो पूरी तरह से ये हेडिंग हटा दिया गया है। अब आपको कॉकरोच के बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ठीक है,
अब इकाई 3 की तरफ चलते हैं हम, कोशिका संरचना एवं कार्य। इकाई 3 से आपका जो पहला चैप्टर था, ठीक, इस इकाई 3 से जो आपका पहला चैप्टर था कोशिका जीवन की इकाई, इसमें से आपको केंद्रक कला, क्रोमेटिन, केंद्रिक, ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं इकाई 4 की तरफ, पादप कार्यकी। पादप कार्यकी की तरफ चलते हैं। इसमें से जो आपका पहला चैप्टर है पौधों में परिवहन, इसमें आपको जल पोषक पदार्थ एवं गैसों का संवहन, कोशिकीय परिवहन, विसरण, सहज विसरण, सक्रिय परिवहन, पादप जल संबंध, अंतःशोषण, जल विभव, परासरण, जीव द्रव्य, कुंचन, लंबी दूरी तक जल परिवहन, अवशोषण, एम्पोलास्ट, सिम्प्लास्ट, वाष्पोत्सर्जन, कार्षण, मूल दाब एवं बिंदु श्रावण, वाष्पोत्सर्जन, स्टोमेटा का खुलना एवं बंद होना, खनिज पोषकों का अंतर्ग्रहण एवं परिवहन, खनिज पदार्थों का स्थानांतरण, फ्लोएम द्वारा परिवहन, दाब प्रभाव या सामूहिक प्रभाव, परिकल्पना, गैसों का विसरण। ये सारी हेडिंग पूरी तरह से हटा दी गई है, ये सब आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो आप अपनी बुक में टिक लगा लीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा कि आपको कौन कौन सी हेडिंग नहीं पढ़नी है, अंडरलाइन कर लीजिएगा अच्छी तरह से देखकर। ठीक है, अब हम इकाई 4 के दूसरे चैप्टर की तरफ चलते हैं, खनिज पोषण। ठीक है, खनिज पोषण में आपको आवश्यक खनिज तत्व, वृहत एवं सूक्ष्म पोषक तत्व तथा उनका कार्य, अनिवार्य तत्वों की अपर्याप्तता के लक्षण, खनिज लवणीय विषाक्तता, हाइड्रोपोनिक्स का सामान्य ज्ञान, नाइट्रोजन उपापचय, नाइट्रोजन चक्र, जैवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ये आपको बिल्कुल भी अब नहीं पढ़ने हैं ये सारी हेडिंग्स, ये अब सारी हेडिंग आप कट कर लीजिएगा। अब हम इकाई 4 के 5वें चैप्टर की तरफ चलते हैं। ठीक है, पादप वृद्धि एवं परिवर्धन। इसमें से आपको बीजों का अंकुरण, पादप वृद्धि की प्रावस्थाएं एवं पादप वृद्धि दर, वृद्धि की परिस्थितियां, विभेदीकरण, पुनर्विभेदीकरण, पादप कोशिका के विकास का वृद्धि क्रम, बीज प्रसुप्तावस्था, बसंतीकरण, दीप्तिकालिता, ये सारी हेडिंग सब आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, ये सारी हेडिंग आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, वैसे पहले तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी चैप्टर की तब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको जो जो हेडिंग नहीं पढ़नी है मैं बार बार कह रही हूँ, आप उसको कॉपी में या बुक में जहाँ आपने सिलेबस लिख रखा है उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। आप अपनी बुक में अंडरलाइन कर दीजिएगा तो आपको पता चलता रहेगा कि हमको ये हेडिंग बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मानव कार्यकी, इकाई 5 है हमारी मानव कार्यकी। इसमें आपको पाचन एवं अवशोषण, ठीक है, इसमें आपको आहार नाल एवं पाचक ग्रंथियां, पाचक एंजाइम्स एवं आहार नाल की श्लेष्मिका द्वारा स्रावित हार्मोन्स का कार्य, क्रमाकुंचन, पाचन, अवशोषण एवं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा का स्वांगीकरण, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का कैलोरिक महत्व, बॉक्स सामग्री मूल्यांकन के लिए नहीं, बहिक्षेपण, पोषण एवं पाचन तंत्र की विकृतियां, पीईएम, अपच, कब्ज, वमन, पीलिया एवं अतिसार, ये सब अब आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। ये सारी हेडिंग कट हो चुकी हैं। ठीक है, अगला हमारा है इकाई 5 का ही 5वां चैप्टर है आपका। बीच के जो चैप्टर जिनका मैं नाम नहीं ले रही हूँ वो आपको पूरी तरह वैसे ही पढ़ना है जैसे हम पहले पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पर उन्हीं चैप्टर की हेडिंग दी गई है जो आपको अब नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ इकाई 5वां में हम चैप्टर 1 से के बाद 2, 3, 4 इसमें से कोई भी कट नहीं किया गया है। फिर 5वें चैप्टर में आए हम, उसमें से देखा क्या कट किया गया है, गमन एवं संचलन। इकाई 5 का जो 5वां चैप्टर है गमन एवं संचलन,
इसमें आपको गति के प्रकार, पश्चाभी, कस्माभी, पेशीय, कंकाल तंत्र एवं इसके कार्य, संघीय पेशी और कंकाल तंत्र के विकार, माइस्थेनिया ग्रेविस, टिटेनी, पेशी दुष्पोषण, संधिशोधन, अस्थि सुस्थिरता, गाउट, ये सब अब आपको नहीं पढ़ने हैं। ये सारी हेडिंग कट हो चुकी है। ठीक है, अब इकाई 5 के हम छठे चैप्टर पे आते हैं, तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। इसमें आपको संवेदिक अभिग्रहण, संवेदी अंग, आँख और कान की प्रारंभिक संरचना और कार्य अब आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये आपका सिलेबस ख़त्म हो गया। आपको इतनी चीज़ें नहीं पढ़नी है। आपका जो सिलेबस है वो 30% लेस होकर इतनी चीज़ें आपकी सिलेबस से हटा दी गई हैं। आपको इस साल ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। ठीक है, अब आपका हम प्रायोगिक पाठ्यक्रम से हटाए गए जो आपका जो प्रायोगिक पाठ्यक्रम है उससे क्या क्या हटाया गया है उसको देख लेते हैं। इसमें जड़ के प्रकार, मूसला अथवा अपस्थानिक, तना, शाखीय अथवा काष्ठीय, पत्ती व्यवस्था, आकृति, शिराविन्यास, सरल अथवा संयुक्त, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री, जड़ और तने के अनुप्रस्थ काट की स्लाइड तैयार करना और उनका अध्ययन करना आपको नहीं करना है। आलू के परासरण मापी द्वारा परासरण का अध्ययन करना, एपिडर्मिस छिलकों उदाहरण रियो पत्तियों में प्लाज्मोलिसिस का अध्ययन करना, पत्तियों की ऊपरी और निचली सतहों पर वाष्पोत्सर्जन की दर का तुलनात्मक अध्ययन करना, शर्करा, स्टार्च, प्रोटीन और वसा की उपस्थिति के लिए परीक्षण करना, मूत्र में यूरिया की उपस्थिति की परीक्षण करना, मूत्र में पित्त वर्णकों की उपस्थिति ज्ञात करना। ठीक है, और आपका जो कहते हैं आपको ये सब बाद में आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन से प्रयोग हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो ये आपका जब स्कूल की तरफ से जब सिलेबस आएगा प्रयोग उसके प्रैक्टिकल के, तब आपको ये सब पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब हम ये देख लेते हैं कि आपके कौन से चैप्टर से, ठीक है, कौन से चैप्टर से कितने प्रश्न आने, वो कितने नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। तो सजीव जगत की विविधता से आपका 7 नंबर के आएंगे। जंतुओं और पौधों की संरचनात्मक संगठना से 12 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। कोशिका संरचना और कार्य से 15, पादप कार्य की मानव कार्य की से 18 के नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, ये आपका क्लास 11 का पूरा सिलेबस है। ठीक, आप बच्चों आप अपनी बुक्स में टिक लगा लीजिएगा कि आपको कौन कौन सी हेडिंग नहीं पढ़नी है। और वैसे भी जब मैं चैप्टर अपलोड करूँगी तो एक बार आपको मैं बता दूँगी कि आपको कौन कौन सी हेडिंग अब नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो ये हमारा क्लास 11 का सिलेबस था। अब हम क्लास 12 का सिलेबस देख लेते हैं। आइए बच्चों, अब हम क्लास 12 का सिलेबस देख लेते हैं। क्लास 11 का सिलेबस आपको थोड़ा समझने में परेशानी आ सकती है क्योंकि उसमें पूरा का पूरा चैप्टर नहीं हटाया गया है, कुछ हेडिंग को हटा दी गई हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको उसको देखना पड़ेगा कि आपकी कौन कौन सी हेडिंग कम हुई है जब आपको नहीं पढ़ना है। लेकिन वहीं पर जो क्लास 12 का सिलेबस है वो आपको समझने में बहुत आसानी होगी क्योंकि इसमें पूरा का पूरा चैप्टर ही हटा दिया गया है। क्लास 12 का भी आपका जो सिलेबस है वो 30% कम कर दिया गया है। तो आइए देखते हैं अब आपको इस साल कौन कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, तो आपका जो पहला चैप्टर था जीवों में जनन, ठीक है, आपका जो पहला चैप्टर था जीवों में जनन वो अब आपको नहीं पढ़ना है, उसको पूरी तरह से कट कर दिया गया है। ठीक है, जीवों में जनन आपका जो पहला चैप्टर था वो अब आपको नहीं पढ़ना है। आपका जो पहला चैप्टर अब बना दिया गया है वो है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक, ये हमारा दूसरा चैप्टर हुआ करता था लेकिन अब इसको पहला चैप्टर बना दिया गया है। ध्यान से समझिएगा, जीवों में जनन ये इसके पहले मतलब इस साल के पहले ये आपका जो आपकी बुक में ये पहला चैप्टर रहता था, लेकिन अब आपको इस साल जो पहला चैप्टर पढ़ना है वो है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। जीवों में जनन पूरी तरह से हटा दिया गया है। ठीक है, अगला हमारा है जो हमें पढ़ना है मानव जनन। ठीक, ये दूसरा चैप्टर है न्यू सिलेबस के हिसाब से। न्यू सिलेबस के हिसाब से जो हमारा तीसरा चैप्टर वो है जनन स्वास्थ्य।
चौथा चैप्टर है वंशागति और विविधता के सिद्धांत। फिर अगला चैप्टर है वंशागति का आणविक आधार। ठीक, ये सारे चैप्टर हमें पढ़ने हैं। उसके बाद विकास, जो हमारा ओल्ड सिलेबस के हिसाब से 7वां चैप्टर हुआ करता था विकास, वो अब हमें नहीं पढ़ना है। ये थोड़ा लेंदी हो जाता था क्योंकि इसमें जो हमारे विभिन्न प्रकार के वाद हैं, डार्विनवाद है, ये सब आता था, तो थोड़ा चैप्टर लॉन्ग हो जाता था, इसलिए इसको हटा दिया गया है। ठीक है, 8वां जो चैप्टर था मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ये हमें पढ़ना है। तो ये अब हमें छठे चैप्टर के रूप में पढ़ना है। ये हमारा 6th चैप्टर है जो हमें पढ़ना है न्यू सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, ये आपको नहीं पढ़ना है, ये कट कर दिया गया है। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ये अब आपको पढ़ना है। ठीक, इस साल भी ये आपको पढ़ना है। जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, ये भी आपको पढ़ना है। जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, आपको ये भी पढ़ना है। जीव और समष्टियाँ, ये पढ़ना है। पारितंत्र जो चैप्टर 14, ये आपको नहीं पढ़ना है, पूरी तरह से इसको हटा दिया गया है। जैव विविधता एवं संरक्षण, ये चैप्टर आपको पढ़ना है। पर्यावरण के मुद्दे, ये चैप्टर आपका हटा दिया गया है। तो कुल आपके क्लास 12 में 16 चैप्टर हुआ करते थे, जिसमें से आपके 5 चैप्टर पूरी तरह से कट कर दिए गए हैं। और ये चैप्टर कौन कौन से हैं? जीवों में जनन, विकास, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, पारितंत्र, पर्यावरण के मुद्दे। ये 5 चैप्टर हैं जो आपको पूरी तरह से एवं नहीं पढ़ने, पूरी तरह से हटा दिए गए हैं। तो आपका सिलेबस इस साल का है कि आपको 11 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। ठीक है, हर साल आप अभी तक 16 चैप्टर पढ़ते थे, पर इस साल आपको जो कहते हैं सिलेबस जो 30% लेस कर दिया गया है, तो अब आपको 11 चैप्टर ही पढ़ने हैं। ठीक है बच्चों, और ये कहते हैं आप सबको पता ही है कि आपका सिलेबस इस साल क्यों कम हो गया है, कोविड-19 की वजह से। ठीक है, तो अब आपको आपका सिलेबस अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि आपको अब कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन सी हेडिंग नहीं पढ़नी है। ठीक, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप जाकर यूपी बोर्ड की साइट से भी आप कहते हैं वहाँ पर देख सकते हैं। वैसे आपको मैंने इतनी क्लियरली वीडियो बनाया, अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, जब मैं वीडियो क्लास अपलोड करूँगी तो उसमें मैं आपको बता दूँगी कि आपकी कौन कौन सी हेडिंग आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।